सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको महाराष्ट्र स्टेट कोटा में अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है फॉर नीट यूजी 2023 काउंसलिंग। यहाँ पर हम बात करने वाले होंगे महाराष्ट्र स्टेट कोटा के जो 85% सीट्स जो होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में एंड 100% सीट्स ऑफ जो सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, उन कॉलेजेस की यहाँ पे हम आज के इस कोर्स में दैट इज़ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, तो ये जो मैं पूरा डेमो यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, ये वेबसाइट ये इससे डेमो देने वाला हूँ। ठीक है, कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है काउंसलिंग की, तो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अपने पिन कमेंट में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप उसे चेक कर सकते हो। एंड महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक अपडेट जो है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल राज भोसले नीट, ठीक है, राज भोसले नीट ये टेलीग्राम चैनल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। 10,000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं और काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स ले रहे हैं, तो उसे आपको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे हर एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। यूट्यूब पे कैसा है ना, एक एक अपडेट बताना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। माय नेम इज राज संदीप भोसले, आई एम करंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट श्री भाव सेवेरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज धुले, महाराष्ट्र। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जब आप ओपन करते हो ना ऑफिशियल वेबसाइट को, तो आपको फर्स्ट पेज कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको नहीं समझेगा कि यार नीट यूजी का कहाँ पे जाऊँ मैं, तो आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको नीट यूजी का दिखेगा सेक्शन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर नीट यूजी का यहाँ पर आपको सेक्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, बिकॉज अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत हो गई तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा। मैंने वीडियो में हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का पोर्टल दिखेगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये डाउट है कि सर यहाँ पे मेरे को साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स आ रहा है, बट मैंने तो अभी तक रजिस्टर किया ही नहीं है, तो मैं कैसे क्या यहाँ पे चीज़ें मेंशन करूँगा। तो डरने की क्या बात है यार, यहाँ पे देखो ना, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, राइट। तो यहाँ पर आपको बस पहले जो नए कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार अप्लाई करने वाले हैं उनको इस पॉइंट पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे जितने भी सारी चीज़ें आई है, एडमिशन प्रोसेस, शेड्यूल, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, ये सारी चीज़ें अब ये उन्होंने सही से अभी तक अपडेट नहीं करी है। बहुत सारे टेक्निकल एरर्स, बहुत ज़्यादा सर्वर के एरर्स हो रहे हैं, जिस वजह से थोड़ा बहुत अभी इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जितने भी मैं स्टेप्स बताऊँगा, हो सकता है ऑलमोस्ट हर एक स्टेप में आपको कोई ना कोई टेक्निकल एरर देखने को मिल सकता है, बट आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है वो 29 जुलाई तक है आपके पास, बट मैं उसमें कहूँगा कि वो भी और ज़्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं, बिकॉज एरर तो आते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर के बारे में अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक आई नहीं है, ये अपडेट नहीं हुआ है लिंक। ठीक है, तो ये लिंक को ओपन करने का ट्राई अभी फिलहाल मत करना। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही इन्फॉर्मेशन ब्रोशर इस साल का आ जाएगा तब। ठीक है, उससे पहले क्या हमें रजिस्टर करना चाहिए सर? हाँ, आप रजिस्टर करके रख सकते हो, बेसिक रजिस्ट्रेशन करके रख दो आराम से। ठीक है, तो जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शंस वाला पैनल दिखेगा। इंस्ट्रक्शंस वाला पैनल जो है वो ध्यान से पढ़ लेना। जैसे ही पढ़ोगे उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्या नेक्स्ट का बटन मिल जाएगा। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन दिखेगा, आपको वो प्रेस कर देना है। ठीक है, अब आएगा ये मेन पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे नीट का जो रोल नंबर है, ये जब आप फिल करने का ट्राई करोगे ना, तब एक चीज़ ध्यान में रखना, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको अपने साथ रखिएगा। ठीक है, तो आपका काम जल्दी आसान हो जाएगा। तो आपको नीट का रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर देना है। नीट का एप्लीकेशन नंबर जो है, रोल नंबर एप्लीकेशन नंबर दोनों एडमिट कार्ड के ऊपर दिया रहता है, राइट। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डालनी है आपकी, आपका एक मोबाइल नंबर डालना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है सर हम मोबाइल नंबर कौन सा डालें, नीट के टाइम पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिया था वो डाले, कोई नया नंबर डाल सकते हैं क्या? आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, जस्ट मेक श्योर कि वो नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे OTP मांगेगा वो, राइट। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि महाराष्ट्र स्टेट में आपको वही डालना है जो आपने नीट यूजी के टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। ठीक है, बट ट्राई करना कि ये मोबाइल नंबर जो है वो आपके पास ही हमेशा रहता हो, राइट। फिर उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालनी है। अगेन ज़रूरी नहीं है कि वो एक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो आपके नीट यूजी वाले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर, कोई भी ईमेल आईडी, नई ईमेल आईडी भी बनाई है तभी भी आप उसे डाल सकते हो। बस मेक श्योर कि वहाँ पे आपको OTP रिसीव हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत लोगों को ये भी डाउट होता है सर हमको OTP ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करें? तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगेन टेक्निकल एरर्स हो रहे हैं, बार बार ट्राई करो, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब अपने दोनों OTPs जो है ना एक बार वेरीफाई कर दिए, फिर आप जाके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे आपको डिटेल्स जो है ना भर देना है। ये डिटेल्स क्यों मांग रहे ना, सो दैट आपका जो नीट यूजी का जितना भी परफॉर्मेंस है, नीट यूजी का जितना भी डेटा है वो वहाँ से रिट्रीव कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेनली फर्स्ट स्टेप ऑफ काउंसलिंग। नेक्स्ट
अब जैसे ही आप उस पर क्रिएट अकाउंट करोगे उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये पेज आपको अभी नहीं दिखेगा, ये क्रिएट अकाउंट हो गया ना, ठीक है। उसके बाद आप सीधा आओगे इस वाले पेज के ऊपर, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आप सीधा इस पेज पे आओगे। उसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर आपका दैट इज ये डालना है, आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो कॉलम आएगा ना, अब ये पेज ओपन हो गया, क्रिएट अकाउंट हो गया आपका। ये पेज आपका ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको आपका जो आपने ईमेल आईडी अभी डाला था या फिर आपने जो आपका रोल नंबर डाला था, सॉरी मोबाइल नंबर जो डाला था, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब सर पूछो पासवर्ड कहाँ से मिलेगा, आपने जो मोबाइल नंबर दिया है या फिर आपने जो ईमेल आईडी दिया है वहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड आ जाएगा, वो आपको एंटर करना है आपके इसलिए मैंने बोला था कि जब आप मोबाइल नंबर फीड कर रहे हो तो वो मोबाइल नंबर मेक श्योर करना है कि वो आपके पास तभी होना चाहिए, ठीक है, और हमेशा ही होना चाहिए बेसिकली मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आपने बेसिकली साइन इन कर लिया। अब साइन इन करने के बाद अब कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज स्टेप्स है, ठीक है। एक एक स्टेप आपको क्लियर करना है। अब कौन से स्टेप्स हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला आता है, फिर रिजर्वेशन की इन्फॉर्मेशन देनी होती है, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, पैरेलल रिजर्वेशन, फीस, फिर आपको एक बार आपका एप्लीकेशन देखना पड़ता है, ठीक है, डिक्लेरेशन और सेशन एप्लीकेशन। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ओवरव्यू है, बता दो, एक एक स्टेप एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर रहोगे। अब आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म वाले इस पे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म वाले इस पे क्लिक करोगे आपका फर्स्ट स्टेप दैट इज पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला ओपन हो जाएगा। अब आई डोंट नो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो मैं थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है वो है फुल नेम ऑफ कैंडिडेट एज पर नीट के स्कोर कार्ड। तो आपका जो नीट का जो स्कोर कार्ड आया हुआ है, जो आपने डाउनलोड किया होगा रिजल्ट के इससे, तो यहाँ पर आपको आपका स्कोर कार्ड का दैट इज जो नेम है, आपने जो नेम डाला था वो पूरा नाम यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। सेकंड पूछेगा वेदर योर नेम इज चेंज्ड और अपडेटेड आफ्टर 10th और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आफ्टर मैरिज। तो जिनका नाम बेसिकली चेंज हो गया होगा या फिर शादी के बाद जैसे लड़कियां जो है वो अपना नाम चेंज कर लेती है, सरनेम चेंज कर लेती है, तो उनके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नो ही आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको आता है कॉलम दैट इज फादर्स नेम, आपको यहाँ पे डालना है। फादर्स नेम में सर क्या हमें फादर के साथ साथ ग्रैंडफादर का भी बीच में नेम डालना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो नेम मैं क्या सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आपको कौन से नेम डालने हैं ना, जो आपके 10th या फिर 12th के जो मार्कशीट है ना, ठीक है, CBSE हो या फिर बोर्ड एग्जाम की हो, तो वो आपको वहाँ पे जो नाम दिया था फादर का एज वेल एज मदर का, वो आपको यहाँ पे फिल इन करना है, ठीक है। तो फादर्स नेम फिल इन करो। जेंडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जेंडर यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ पे गलती नहीं करना है आपको, प्लीज़ घाई मत करो, इसलिए बोलता हूँ मैं। वेबसाइट दैट इज़ डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप पे ही खोलना वेबसाइट को, और यहाँ पे जेंडर सही से मेंशन करो, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जेंडर सही से मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मैंडेटरी फील्ड है। मोबाइल नंबर अगेन वही डालना है जो अभी आपने प्रीवियसली डाला हुआ था, ठीक है। ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर ये भी आपको डाल के रखना है, किसी अपने ही फैमिली मेंबर का कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना है वहाँ पे, ठीक है। फिर आता है दैट इज़ रिलीजन। अब ये रिलीजन वाला पैनल जो है ना, वो भी अगेन एकदम ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आगे बताऊंगा। यहाँ पर आपको मदर्स नेम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है, ईमेल आईडी आपका डालना है जो आपने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले डाला, और आपका आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर जो है ना वो अभी फिलहाल के लिए मैंडेटरी नहीं है। देखो आप जो रेड कलर का दिख रहा है ना स्टार आपको, दैट इज बेसिकली मैंडेटरी फील्ड, मतलब आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरना ही पड़ेगा, वरना आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आधार कार्ड नंबर है ये मैंडेटरी नहीं है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वहाँ पे डाल दो, ठीक है। यहाँ तक आई गेस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा रिलीजन के ऊपर। तो रिलीजन में यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हो, ठीक है। आप हिंदू हो तो आप हिंदू सिलेक्ट करना है। जो मुस्लिम और जो जैन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे ध्यान से सिलेक्ट करना है, कि बिकॉज जैसे ही आप मुस्लिम फीड करोगे या फिर आप जैन सिलेक्ट करोगे तो आपको बेसिकली एक माइनॉरिटी एफिडेविट जो है ना वो सबमिट करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से फिलअप करना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस दिए जाएंगे, वहाँ पे आपको आपका एड्रेस जो है, आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसको आपको भर देना है, ठीक है। आपका स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, समझ रहा, ठीक है। आपका तालुका कौन सा है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिटी कौन सा है, और आपका पिन कोड। ये आई गेस बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो सभी को पता होती है और वो ईजिली अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भर सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है कि प्रेजेंट एड्रेस नॉट सेम विद परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये जो है आप टिक भी कर सकते हो चाहे ना भी टिक करो, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है प्रेजेंट एड्रेस, बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बॉक्स नहीं है, टिक करो ना करो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी हो गई आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपको फिलअप करनी है,
ठीक, तो एक बार ही वापस से बता देता हूँ, ठीक है। अपना बेसिकली फुल नेम आपको डालना है यहाँ पे, ठीक है। फिर फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, जेंडर, मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, रिलीजन, और फिर अपना एड्रेस और सिटी वगैरह आपको डालना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे प्रेस करो। यहाँ पे बहुत बार लोगों को, मेरे को ये डाउट आ रहा है सर कि सेव एंड नेक्स्ट दबाने पे वो फॉर्म सबमिट ही नहीं हो रहा है। देखो थोड़ा एक दो बार ट्राई करो, अपने आप हो जाएगा। बहुत लोगों का एरर आ रहा है बिकॉज सर्वर एरर्स है, एक्चुअली सर्वर एरर्स है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है, बार बार सबमिट करोगे तो हो जाएगा। अब आते हैं अपन सेकंड कॉलम पे, दैट इज रिजर्वेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे क्या फिलअप करते हो। अब ऊपर देखो, ऊपर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले, डज द कैंडिडेट वांट टू अप्लाई फॉर एनआरआई। यहाँ पे 99.99% कैंडिडेट जो होंगे वो नो सिलेक्ट करेंगे बिकॉज एनआरआई दैट इज वो इंडियन, दैट इज मतलब बाहर से आए हुए लोग हैं, ठीक है। तो एनआरआई कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं। जिनको मैनेजमेंट कोटा के लिए, दैट इज या फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए अप्लाई करना है, उनको भी यहाँ पे नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, बिकॉज उसका अलग चीज़ होता है। इट इज़ नथिंग टू डू विथ एनआरआई। एनआरआई की भली सीट आपको दे दी जाती है, बट आपको एनआरआई के डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स, एनआरआई की चीज़ आपको कुछ नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको मोस्टली नो सिलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरा, अगेन दैट इज ओवरसीज़, क्या आप एक ओवरसीज़ कैंडिडेट हो, मतलब बाहर से आए हो क्या, ठीक है, या फिर इंडियन ओरिजिन के बाहर के कैंडिडेट हो क्या, तो यहाँ पे भी आपको नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पर आपको इंडियन डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद वेदर द कैंडिडेट इज डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे येस या फिर नो दिखाएगा, ठीक है। येस 99% लोगों का येस ही होने वाला है। जो 1% लोग हैं, दैट इज जिनके पास कोई डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेलल रिजर्वेशंस वगैरह है, या फिर कोई रिजर्वेशन है, स्पेसिफाइड रिजर्वेशंस वगैरह है कि वो बाहर के स्टेट के बिलोंग करते हैं, डिफेंस कैंडिडेट्स है, तो उनके केस में वहाँ पर नो हो सकता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के केस में यहाँ पे येस ही होने वाला है, ठीक है। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, दैट इज वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट आपको जैसे ही आप मेंशन क्लिक करोगे वहाँ पे, तो आपको सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो ऑल इंडिया कोटा होता है ना, तो ऑल इंडिया कोटा में ये जो सारी कैटेगरीज है, दैट इज एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ठीक है, एसबीसी, डीटीवीजे, ये सारे ओबीसी में आते हैं। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप ओबीसी में फिलअप कर दोगे। स्टेट में आप जिस कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हो, जिस भी कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हो, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इसमें भी ध्यान में रखना, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स है वो ओपन सेलेक्ट करके मत भर दो, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में ही भरो, ऐसा मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपको, ठीक है। ये चीज़ समझ गए आपको, आई होप दैट इज़ वेरी 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 क्लियर विथ यू, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे ही आप मान के चलो कि आप कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, ओपन को छोड़ के बाकी आप कुछ भी सिलेक्ट करते हो, ओबीसी सिलेक्ट करते हो, ईडब्ल्यू सिलेक्ट करते हो, वॉट एवर इट इज़, तो आपको यहाँ पे एक योर एनुअल फैमिली इनकम मांगेगा, ठीक है। तो एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है कि भाई 1 लाख से 2 लाख है, 3 लाख से 4 लाख है, 5 से 6, 7, 8, जो भी इन फैमिली इनकम का है, ठीक है। फिर रीजन ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, कि आप कहाँ पे बिलोंग करते हो, आप कहाँ पे रहते हो, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद डू यू पोजेस अ कास्ट सर्टिफिकेट। फॉर एग्जांपल अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो क्या आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, ऑब्वियसली आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपके पास होना ही चाहिए, तो वहाँ पे अवेलेबल क्लिक कर देना आपको। नेक्स्ट आता है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। अब ये जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, ये आपके दैट इज डॉक्यूमेंट पे एक 11 डिजिट कोड होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे भर देना है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। उसके साथ साथ कास्ट सर्टिफिकेट इशूइंग डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको यहाँ पे भरना है कि आपने अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कहाँ से बनवाया है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाया है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद डू यू पोजेस अ कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, कि अवेलेबल है, अप्लाई किया है बट रिसीव नहीं किया है, ठीक है, तो ये आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना, अप्लाई बट नॉट रिसीव्ड अगर सिलेक्ट करते हो और जब आप फिजिकली वहाँ पे रिपोर्ट करने जाते हो ना कॉलेजेस के अंदर, और वहाँ पे आपके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका रिजर्वेशन वहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो आपके पास मेक श्योर कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर अभी नहीं है तो एटलीस्ट ज्वाइनिंग की डेट या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट है उससे पहले कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्या आपके पास दैट इज एनसीएल का सर्टिफिकेट है, येस नो अवेलेबल, जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना। आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कोई भी यहाँ पे डाउट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एनसीएल की। तो एनसीएल में दैट इज सर्टिफिकेट भी अगेन एक 11 डिजिट कोड होता है, ठीक है, तो वो आपको दैट इज राइट कॉर्नर के आसपास कहीं पे तो मिल जाता है। वही अगेन एनसीएल आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट से इशू करा है आपने, वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। एनसीएल का सर्टिफिकेट का डेट क्या है, नीचे की तरफ ना डेट और प्लेस दोनों लिखा हुआ रहता है, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। आई होप कोई डाउट आपको यहाँ पर नहीं है। लास्ट कॉलम आता है आपका दैट इज
इफ़ यू आर अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो है उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यस, ठीक है। जो पीडब्ल्यूडी पर्सन विद फिजिकल दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी जो नहीं है उनको नो सेलेक्ट करना है, तो मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे नो होगा, ठीक है। इज द कैंडिडेट एन ऑर्फन, ठीक है, तो अनाथ बच्चे जो है उनके लिए यहाँ पे येस क्लिक करना है उनको, जो अनाथ नहीं है उनको यहाँ पे नो कर देना है। डू यू वांट टू क्लेम माइनॉरिटी कोटा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो माइनॉरिटी कोटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, जैन माइनॉरिटी हो गया, तो उनके लिए क्या आपको माइनॉरिटी कोटा क्लेम करना है, तब आपको यस डालना है। अगर आप माइनॉरिटी को बिलोंग नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको सिंपली नो डाल देना, ठीक है। डू यू वांट टू क्लेम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक है, तो जिनकी जो मदर टंग है कोई डिफरेंट है, ठीक है, कि वो माइनॉरिटी के अंदर आती है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में आती है, तो उनको ही यहाँ पे येस करना है, बट मेजॉरिटी ऑफ द जनता के लिए यहाँ पे नो ही रहेगा। तो मैं मेजॉरिटी ऑफ द जनता के लिए बात करूँ तो ये चारों कॉलम्स आपको नो ही फिल करना है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द जनता के लिए। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक इस रिजर्वेशन में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे भरनी है, आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर 11 डिजिट कोड होता है, ठीक है। एनसीएल का सर्टिफिकेट नंबर भी 11 डिजिट कोड होता है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपके दैट इज़ क्वालिफिकेशंस क्या है। पहले अपन पूछेंगे दैट इज़ एसएससी क्वालिफिकेशन, दैट इज़ 10th स्टैंडर्ड की क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पे एसएससी का दैट इज़ यहाँ पर आपको ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने 10th स्टैंडर्ड पास करी, ठीक है। फिर उसके बाद दैट इज़ एसएससी स्लैश, फिर उसके बाद आता है दैट इज़ कौन से स्टेट से पास करी, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद तालुका आपको मेंशन करना है कि आपका 10th कहाँ से पास आउट हुआ है, कौन से तालुके से पास आउट हुआ है आप, है ना। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऐसे जो आपको 10th में पूछेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद पारसियन आएगा, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेजेस अगर आपके पास थी तो ही आपको उनको सिलेक्ट करना है, वरना आपको नन का जो ऑप्शन है ना वो भी आएगा, ठीक है, तो वो आपको सिलेक्ट कर देना है मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए। ये एक्चुअली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए या फिर माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करने के लिए ये मेनली वो लोग पूछा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट, कहाँ से आपने 10th स्टैंडर्ड पास आउट करी, आपको डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन करना है, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज़ आपकी 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। तो 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका नाम 12th के मार्कशीट में क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। आपका नाम आपकी 12th की मार्कशीट में क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर उसके बाद दैट इज़ कौन से साल में आपने 12th को पास आउट किया, कौन से साल में आपने 12th को पास आउट किया वो मेंशन करना है यहाँ पर आपको, ठीक है। 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना है यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12th का रोल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। 12th का रोल नंबर दैट इज़ जब अपने एडमिट कार्ड आपको मिला रहेगा ना 12th स्टैंडर्ड का, ठीक है, आपको जो एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड होता है उस पर लिखा हुआ रहता है रोल नंबर, सीट नंबर, वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। अगेन वही डिस्ट्रिक्ट आपको मेंशन करना है यहाँ पे, राइट। फिर उसके बाद कौन से स्टेट से आपने किया, कौन से तालुका से किया। तो आई थिंक दिस इज़ अ रियली बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप इजीली भर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में आपको यहाँ पे आप पूछेगा कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए यहाँ पे, ठीक है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए। यहाँ पे आपको 12th का परसेंटेज आने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आप फिजिक्स के मार्क्स ऑब्टेन डालोगे आउट ऑफ कितना, तो यहाँ पे अपने आप जो है ना वो टोटल कर देगा, पीसीबी का अपने आप टोटल कर देगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट का ये पूछता है, उसमें से पीसीबी का टोटल अपने आप हो जाएगा, पीसीबीई का टोटल अपने आप हो जाएगा, और फिर आपकी परसेंटेज भी अपने आप ही आ जाएगी। बट मेक श्योर कि यहाँ पर आप एकदम परफेक्ट इन्फॉर्मेशन भर रहे हो, कोई भी गलती यहाँ पर आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पैरेलल रिजर्वेशन। अब पैरेलल रिजर्वेशन में क्या आता है, सबसे पहली चीज़ कि डज द कैंडिडेट वांट टू क्लेम एक्सेप्शन। 4.7 एक्सेप्शन में अगर आप बैठते हो तब आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप 4.8 एक्सेप्शन में बैठते हो तब आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आप किसी भी एक्सेप्शन में नहीं हो तो आपको यहाँ पे नन कर देना है। अब 4.7 और 4.8 क्या है इसके ऊपर मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन वीडियो निकालूंगा और टेलीग्राम पे मेंशन कर दूंगा, तो उसके लिए अपडेटेड रहने के लिए वो जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर हिट कर देना, सो दैट आप अपडेट हो जाओगे, है ना। स्पेसिफाइड रिजर्वेशन की बात करेंगे कि भाई जो D1 कैंडिडेट्स है, D2 कैंडिडेट्स है, D3 कैंडिडेट्स है, MKB हिली एरिया, अगर आपके पास ये टाइप्स ऑफ रिजर्वेशंस है तो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी रिजर्वेशन नहीं है देन इन दैट केस आपको नन पे क्लिक करना है, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल रिजर्वेशन। पैरेलल रिजर्वेशन के बाद लास्ट आपके पास आता है एप्लीकेशन फ़ीस। अब यहाँ पे बहुत लोगों का डाउट है और पिछले साल बहुत लोगों ने यहाँ पे गलती भी करी थी। तो जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, दैट इज़ आई वांट टू अप्लाई फॉर, आपके पास 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब मैं आपको चारों ऑप्शन एकदम सही से बताने का ट्राई करता हूँ, ध्यान से सुनना,
कोई भी गलती नहीं होगी आपसे। फिर पहला ऑप्शन आपको आता है एमबीबीएस बीडीएस आयुष एलाइड कोर्सेज का स्टेट कोटा। अगर आपको एमबीबीएस के स्टेट कोटा में एडमिशन लेना है, भले ही वो महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हो, इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है स्टेट कोटा के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा भी होता है, दैट इज एनआरआई कोटा जो होता है वो भी होता है। अगर आपको उनमें एडमिशन नहीं लेना है, देन इन दैट केस यू हैव टू जस्ट अप्लाई फॉर नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे ध्यान में रखना है एमबीबीएस बीडीएस आयुष, आयुष में सारे आपके कोर्सेज आ जाते हैं, बीएमएस वगैरह सारे। ठीक है, एलाइड कोर्सेज में आपका फिजियोथेरेपी हो गया, नर्सिंग वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करी जाती है। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी 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 क्लियर। ठीक है, नर्सिंग की बात नहीं करूँगा, सॉरी, बीपीटीएच है ना, बीपीटीएच, फिर उसके बाद बीओटीएच, बीएसएलपी, वो सारे एलाइड कोर्सेज के अंदर आते हैं। तो जिनको स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करना है वो 1000 रुपीज़ यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, जिनको ऐसा पता है ना कि जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने ही वाला है तो फिर वहीं भर दो। ठीक है, जिनको सेमी गवर्नमेंट का जो 85% जो सीट्स होती है, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो 85% सीट्स होती है जो कि स्टेट कोटा से फिल होती है, उनको भी फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, 1000 रुपीज़ ही पे करना है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन आता है एमबीबीएस बीडीएस आयुष एलाइड कोर्सेज का एनआरआई/एआई की कोटा। तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अगर आपको मैनेजमेंट सीट चाहिए, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अगर आपको मैनेजमेंट सीट चाहिए इन एनी ऑफ द फील्ड्स, एमबीबीएस बीडीएस आयुष में या फिर एलाइड में, तो इन दैट केस ये आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन। ठीक है, इस केस में आपको 5000 रुपीज़ भरना पड़ेगा। अब इस अगर ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हो तो आप पहले वाले ऑप्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहते हो। ठीक है, आपको स्टेट कोटा जो है वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा या मैनेजमेंट कोटा जिसको कहते हैं, सिर्फ वही मिल पाएगा अगर आप सेकेंड ऑप्शन को टिक करते हो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को फर्स्ट ऑप्शन ही टिक करना है। मैं मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिनको पता है कि उनको सिर्फ इंस्टीट्यूशनल कोटा से सीट लेना है किसी भी कोर्स में, उनको सेकंड ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आता है कि दोनों स्टेट कोटा एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा ऑफ एमबीबीएस बीडीएस आयुष एंड एलाइड कोर्सेज। अब जिनको ऐसा है कि सर हमको गवर्नमेंट मिला तो ठीक है, सेमी गवर्नमेंट में ऐसा है कि सर अगर सेमी गवर्नमेंट में स्टेट कोटा सीट मिले तो ठीक है, बट मैनेजमेंट सीट तो मेरे को तीनों चीज़ें के लिए अप्लाई करना है। मतलब मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना है, मुझे अपना प्राइवेट में सेमी गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई करना है, और सेमी गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशनल सीट्स है ना उसके लिए भी मुझे अप्लाई करना है, उसके लिए भी मुझे अवेलेबल रहना है। तो इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर दिस ऑप्शन। तो इसके लिए कॉस्ट आती है 6000 रुपीज़। ठीक है, 6000 एप्लीकेशन फीस। लास्ट ऑप्शन आता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एलाइड कोर्सेज ही चाहिए। ठीक है, एलाइड कोर्सेज दैट इज बीपीटीएच, बीओटीएच, बीएसएलपी। ठीक है, अगर आपको सिर्फ वही चाहिए, ठीक है, उनमें स्टेट कोटा हो चाहे इंस्टीट्यूशनल कोटा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आपको सिर्फ एलाइड कोर्सेज में चाहिए तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो आई गेस आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको स्टेट कोटा में एडमिशन लेना है इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या फिर सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, नंबर 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, अगर आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा में एडमिशन लेना है इन सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, भले वो कोई भी कोर्स हो, तो आपको सेकंड ऑप्शन में सिलेक्ट करना है। अगर आपको स्टेट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है या फिर आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा, दोनों बेसिकली मतलब ऐसा है कि भाई जिसको स्टेट कोटा में नहीं मिल रहा उसको आईक्यू कोटा में चाहिए अगर, तो इन दैट केस यू कैन पे फॉर 6000 रुपीज़ एज वेल। ठीक है, एंड लास्टली जिनको सिर्फ और सिर्फ एलाइड कोर्सेज में ही एडमिशन लेना है उनके लिए लास्ट वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, आई नो थोड़ा सा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पिछले साल बहुत लोगों ने इसको एरर कर दिया था एंड ज़्यादा फीस भर दिया था या फिर गलत फीस भर दी थी। तो आई होप दिस इज 100% क्रिस्टल क्लियर। कमेंट में नीचे लिख देना कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई या फिर नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में 1000 रुपीज़ आपको भरना होगा, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। फिर उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपको वापस दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रीव्यू वाला ऑप्शन आप देख सकते हो। ठीक है, मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मेरा आवाज़ थोड़ा अजीब सा आ रहा होगा, बट एनीवेज तो यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना आपको एप्लीकेशन कि आपका क्या क्या डिटेल्स आपने भरे हुए एक बार बस देख लो सही से। ठीक है, फिर उसके बाद लास्टली आपको दैट इज़ एक डिक्लेरेशन पूछा जाएगा, सारे बॉक्सेस को आपको टिक कर देना है ऐसे ऐसे ऐसे, एंड फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप कुछ इस तरह से आओगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर आप अनलॉक पे क्लिक करते हो कि आपको बेसिकली फॉर्म को अनलॉक करके आपको कुछ एडिट्स करने हैं, तो आपको फॉर्म को अनलॉक करने के लिए यहाँ पर एक वापस OTP वगैरह पूछेगा। ठीक है, तो वो OTP आपको भर देना है। फॉर्म को सबमिट करने से पहले आप कितने भी बार बेसिकली उसको एडिट कर सकते हो। अगर एक बार सबमिट हो गया उसके बाद आपको अनलॉक करने के लिए OTP की यहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, सो आई होप वीडियो जो है वो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो अपलोडिंग वाला जो पार्ट है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है आपको, तो वो मैंने ऑलरेडी एक पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपको वो वीडियो भी और एक नया वीडियो चाहिए तो उसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना होगा। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, बट
कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना है और अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करो सो दैट उनका भी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाए। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियोज़। टिल देन बाय बाय।